तीन विधानसभा इस मंडला जिला में आती है। मंडला जहां हम बैठे हैं, आपका निवास, और तीसरी बिछिया विधानसभा। और मुझे लगता है कि बिछिया विधानसभा से जिला मुख्यालय की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर लगा हुआ क्षेत्र है। तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले मंडला में, तो सबसे पहले हम विकास की बात करेंगे। तो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा आप किसको देखते हैं? व्यक्तिगत रूप से यदि मंडला को एक विधानसभा में ना बांटकर संपूर्ण जिले में हम समाहित करें तो मंडला जिला एक अधिसूचित क्षेत्र है, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। और आजादी के पश्चात संविधान निर्माण के बाद जब लोकतंत्र की भारत में स्थापना हुई तो भारत और मध्य प्रदेश का जिस गति से विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, मंडला का विकास नहीं हुआ। जो प्राथमिकता के तौर पर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, वो विकास मंडला का हुआ नहीं। और जब लोकतंत्र की स्थापना हुई और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो जितने भी अधिसूचित क्षेत्र हैं उनके विकास को कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता दी। और मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि मंडला में चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या रोजगार से संबंधित बच्चों की पढ़ाई का क्षेत्र हो, जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को महत्व दिया। और मंडला में जो भी स्ट्रक्चर, जो नींव दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस की देन है। 2003 से हम मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं हैं। आप देखेंगे कि 2003 के बाद से, उसके पूर्व जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके उनने जनता के हाथ में सत्ता सौंप दी। उसको हम त्रिस्तरीय पंचायत राज कहते हैं। और जब लोगों के हाथ में सत्ता आई तो उस समय में आप देखेंगे गांवों का द्रुत गति से विकास हुआ और महत्वपूर्ण योगदान रहा रोजगार का, कि जो असंगठित क्षेत्र है और मंडला जैसे जिलों में ये बड़ी संख्या में ऐसे हमारे मजदूर जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनको पंचायतों ने बहुत बड़ी संख्या में रोजगार दिया। और तत्कालीन समय की जो केंद्र सरकार थी उसने इसको स्वीकार किया और रोजगार जैसी गारंटी योजनाएं दी, उसके माध्यम से रोजगार मिला। आप देखेंगे उसके पश्चात सनय सनय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो आप देखेंगे जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने सिकोड़ दिया और उसका केंद्रीकरण किया। केंद्रीकरण करने से रोजगार मिलना जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो बंद हुआ। और आज मंडला की इतनी खराब स्थिति है रोजगार के मामले में, दैनिक मजदूरी के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो मजदूरी करने वाली जनसंख्या है उसका 70 से 80% संख्या हमारे विभिन्न जो प्रदेशों में है, रोजगार करने के लिए उनको जाना पड़ता है। इवन जब वोट का समय आता है तब भी यहां वोटिंग उस मात्रा में कम हो जाती है, चूंकि लोग मंडला जिले में है ही नहीं। तो ये व्यवस्था है। हम चाहेंगे दूसरे क्षेत्रों में आप देखें, यदि हम मंडला शहर की बात करें, मंडला शहर जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है उसका भी जो विकास होना चाहिए था। जो मंडला हमारी मां नर्मदा के 3 तरफ से घिरा हुआ है, बीच में हमारा मंडला शहर है, और उस मंडला शहर का पूरा गंदा पानी आज भी, धार्मिक नगरी है लेकिन इसके लिए कितने प्रयास हुए आप देखेंगे। आज भी पूरा सीवर लाइन बनाई इनने, योजनाएं बनाई, लेकिन योजना तो बनाई, उसमें पैसा भी खर्च हुआ।
लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, सीवर लाइन फेल हो गई। और आज की तारीख में भी हम देखें, इस धार्मिक नगरी में पूरा की पूरा शहर का गंदा पानी मां नर्मदा की आगोश में जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। और मैं मंडला जिले की जनता के माध्यम से जो भी हमारे कर्ता धर्ता हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ की ये मूल समस्याएं हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, इनके विकास के लिए जनप्रतिनिधि को आना ही चाहिए, लेकिन जनता को भी आगे आना चाहिए। जनता ये ना सोचे कि सब कुछ करेंगे जनप्रतिनिधि करेंगे या अधिकारी करेंगे। मुझे याद है जब नारायण पट्टा जी पहली बार विधायक बन के आए थे, उस समय सरकार तो कमलनाथ जी की थी जी, है ना जी। और कमलनाथ की सरकार थी, आपकी प्रदेश में सरकार थी, आप जो आरोप लगाते हैं तो फिर उस समय क्या दिक्कतें थी आपको, जो मंडला का विकास मॉडल आप जो देखना चाहते थे, और उस बिनाद पर नारायण पट्टा जी विधायक भी बने थे और निवास से भी आपका ही कांग्रेस के विधायक अशोक मरसकोले जी जीत के आए थे, तो फिर वो योजनाएं भोपाल से चलकर मंडला तक क्यों नहीं आई? कि मुख्यमंत्री तो आपके पार्टी का था। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार मात्र 15 महीने रही थी। उस समय में जितना भी कांग्रेस से हो सका कांग्रेस ने पर्याप्त मात्रा में किया है। कार्यान्वयन का हमें समय नहीं मिला। सिर्फ 15 महीने की सरकार हमारी रही, 2003 से उसके पश्चात हम सरकार में नहीं है। और आज भी पट्टा जी अपने फंड का, चाहे हमारे निवास विधायक हैं चैन सिंह बरकड़े जी, अपने फंड का पर्याप्त उस क्षेत्र में सदुपयोग कर रहे हैं। और विधानसभा में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मंडला में रेल लाइन आज भी नहीं है। ठीक बात, ठीक है ना। अंग्रेजों की बनाई हुई 100 वर्ष पुरानी नैरोगेज लाइन थी। यदि उसको ब्रॉड गेज का तमगा देने में किसी का हाथ है तो कांग्रेस के माननीय सांसद बसोरी सिंह जी का। बसोरी सिंह जी ने नैरोगेज को ब्रॉड गेज में लाया, लेकिन जब से कांग्रेस का सांसद नहीं है, आप देखेंगे वो ब्रॉड गेज आज भी रेल चलाने के लिए तरस रही है, रेल चलने के लिए तरस रही है। आज भी मंडला जिले के लोगों में बड़ी रेल लाइन तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रेलें नहीं है, कहीं से कनेक्टिविटी नहीं है। हमें पहले नैनपुर जाना पड़ता है और फिर नैनपुर के बाद हमें कहीं से छोटी मोटी ट्रेन मिलती है। आज भी यहाँ सुविधा नहीं है। यदि आप यहाँ पे नेशनल हाईवे मंडला से गुजरने की बात करें तो वो कांग्रेस की देन है। कमलनाथ जी की जब सेंट्रल में मिनिस्टर थे, कमलनाथ जी ने NS लाने का प्रयास किया। मैं माफी चाहता हूँ, बंद तो अभी भी रही है। जबलपुर से रायपुर तक का जो अभी 5,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है इसको राजमार्ग बनाने का, वो भी तो बीजेपी की देन है। हम वही तो कह रहे हैं ना, नींव तो कांग्रेस ने रखी ना। नींव तो देखिए, मेरे दादा ने नींव रखी, मेरे पिताजी ने दीवारें बनवाई, मैंने उसके ऊपर लेंटर डाला और मेरे बच्चे ने फिनिशिंग की। मकान किसने बनाया? क्या कहेंगे आप? शुरुआत तो मेरे दादाजी ने की ना, तो शुरुआत कांग्रेस ने की है। उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना के यदि कोई अपना तमगा गड़ा दे, अपना नाम लिखा दे, वो अलग बात। शुरुआत कांग्रेस। प्रोजेक्शन को आप इंपोर्टेंट नहीं देंगे, उस चीज का क्रेडिट नहीं देंगे। देखो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे जी, हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर कांग्रेस ने दिया, चाहे भारत वर्ष के अंदर हो और चाहे कांग्रेस के अंदर। एक सवाल ये भी उठता है कि नारायण पट्टा जी को बिछिया की जनता ने 3 बार विधायक बनाया और अच्छे खासे बहुमत से जिता के उन्होंने विधानसभा भेजी, तो क्या हम ये मान लें कि विधायक जी वहां से लड़कर, भोपाल से लड़कर बिछिया के लिए योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है कि हम संघर्ष कर सकते हैं, हम किसी चीज की मांग कर सकते हैं। यदि हमारी सरकार होती तो हमारी मानी ज्यादा जाती, और बीजेपी सरकार तो इस भेदभाव करने में माहिर है। आज तो संवैधानिक रूप से भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज धर्म देख के व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, क्षेत्र देख के योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये भेदभावपूर्ण जब नीति है तो उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं। और आज आप देखेंगे विधानसभा में जब सत्र होता है तो हमारे जो 2 विधायक हैं ये मंडला के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। यदि रेल लाइन की आज विधानसभा के अंदर आवाज उठाई तो नारायण पट्टा जी ने उठाई, और उसके बाद
एक दो रेलें चालू भी हुई, उन्हीं के द्वारा आवाजें उठाई। तो हमारे दो विधायक जो हैं जनता के हित के लिए जितना संघर्ष उनसे बनता है वो कर रहे हैं। मैं पिछली विधानसभा में मंडला जब कवरेज पे आया था इलेक्शन के समय, उस समय मेरी नारायण पट्टा जी से व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने ये कहा था न्यूज़ 24 के ऑन कैमरा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि बिछिया की पहचान बदलना, यहाँ का पलायन रोकना, यहाँ के आदिवासियों के साथ जो छल हो रहा है उसको रोकना। क्या लगता है वो पहचान बदलने में नारायण पट्टा जी कितने हद तक सफल हो पाए हैं? क्योंकि पलायन की बात कर ले तो बिछिया भी उसमें शामिल है, पूरा मंडला जिला ही शामिल है। जी देखिए, योजनाएं जो बनाई जाती हैं और योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है वो जो सत्ताधीन पार्टी है, सत्ताधीन सरकार है, उसके द्वारा की जाती है। विरोधी दल का कोई विधायक या सदस्य वो तो सिर्फ मांग कर सकता है। तो नारायण पट्टा जी के द्वारा जितनी विकास की योजनाएं हैं उनकी मांग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार यदि नहीं कर रही तो उसके लिए नारायण पट्टा जी जिम्मेदार नहीं, वर्तमान जो सत्ताधीन सरकार है वो जिम्मेदार है। बिछिया में मैं देखा सड़कें तो आपने ठीक ठाक बनाई है, कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बिछिया में है, क्योंकि हाईवे से आपका बिछिया जो है वो लगा हुआ है, नारायण पट्टा बीच से जाता है, हाईवे पे ही नारायण पट्टा जी का ऑफिस भी है। जी बिल्कुल सही बात है। जी। अब सवाल ये होता है कि आपने जो विकास बिछिया को देना चाहता था, विधायक निधि की बात हो या सरकार से मिलने वाला फंड हो, क्या उसमें पूरा काम हो पाया है? अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी विधायक जी ने मांग की है। अभी आप जैसे देखेंगे कि मंडला से घुघरी का रोड है, विधायक जी की मांग से हुआ, विधायक जी अभी रोड बनी हुई है, विधायक जी की मांग से हुआ। मंडला विधानसभा, बिछिया विधानसभा के पूरे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के जितने भी काम विधायक जी की मांग से हुआ, माननीय नारायण पट्टा जी की मांग से हुआ, उनके द्वारा संघर्ष किया गया, विधानसभा में उनके द्वारा आवाज उठाई गई, अपने क्षेत्र में रहकर जिला मुख्यालय में उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए उसके माध्यम से जो आवाजें सरकार तक गई, उसी के आधार पर ये सारे काम हुए। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव की लगभग डेट घोषित हो जाएगी, आचार संहिता भी लग जाएगी। विधायक जी ने अपने जो वादे किए थे वो कितने प्रतिशत हो पाए हैं, और आगामी लक्ष्य क्या है, वो कहाँ देख रहे हैं बिछिया विधानसभा क्षेत्र को? क्योंकि आपकी बिछिया विधानसभा क्षेत्र दूसरे जिलों को भी जोड़ रही है। देखिए, हम मंडला मैं कांग्रेस पार्टी की सिर्फ मैं एक विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मैं तीनों विधानसभा की बात करूंगा। आगामी आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीनों की तीनों विधानसभा जीतने जा रही है। किस दावे से कह रहे हैं आप? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि आप ये कह रहे हैं कि जब से आपकी सरकार गई है आपके मंडला का विकास नहीं हो पा रहा है, आप ये बात इस मंच से कह रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि तीनों विधानसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो क्या वो काम की बदौलत है या एंटी इनकम्बेंसी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा जो संघर्ष है उसको जनता आत्मसात करती है। हमारे जनता के प्रति हमारे विधायकों का जो विश्वास है, कांग्रेस पार्टी का मंडला जिले में जो विश्वास है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और पिछले दिनों जनता ने ये स्वीकार भी किया है, जनता ने ये दिखाया है कि विरोधी लहर में भी हम मंडला से 3 में से 2 सीट लेकर के आए। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व पैनलिस्ट से आपने जो चर्चा की, यदि मंडला में आदिवासी की जो परिस्थिति है, 5वीं अनुसूची हमने लागू किया है, मंडला में कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है, अधिसूचित क्षेत्र हमने लागू किया है, और उसके कुछ दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिले हैं कि जो अदर कास्ट के लोग हैं उनने हमें मंडला विधानसभा उस कारण से हराया भी कि हम आदिवासियों का ज्यादा पक्ष लेते हैं, उनका हित ज्यादा साधते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है बिना धर्म, बिना जाति, बिना राजनीति के सबके पक्ष में कार्य करती है। मैं एक विशेष बात बोलना चाह रहा हूं कि भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान में जिसके जितने अधिकार हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, और चाहे ओबीसी के लिए हो, कमलनाथ की जब सरकार आई
तो आप देखेंगे पूरे देश में 27% आरक्षण ओबीसी का लागू था, मध्य प्रदेश में लागू नहीं था। कमलनाथ जी ने पहले आकर जो ओबीसी की, मध्य प्रदेश के ओबीसी का जो अधिकार था, पहले 27% आरक्षण लागू किया। उस पे भी विरोधी पार्टी आरोप लगाती है, और आपको ये रिकॉर्ड में ही सारी बातें कि कमलनाथ सरकार की मंशा नहीं थी, उन्होंने कानून लाया लेकिन कैविएट नहीं लगाया, इसलिए वो कोर्ट की दहलीज पे जाके फंस गया। ये आरोप है। आप देखिए उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई ना, क्या किया? आज भी मध्य प्रदेश में 13% होल्ड है, मात्र 14% आरक्षण लागू है ओबीसी का। और एक महत्वपूर्ण चीज और बता दूं, पिछले बार जब पंचायत राज के त्रिस्तरीय चुनाव हुए तो उसके पहले कांग्रेस ने जो पंचायती राज अधिनियम बनाया था उसमें ओबीसी को आरक्षण लागू था जनसंख्या के अनुपात में। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब पिछली बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव करवाए तो उसमें ओबीसी का आरक्षण 0% कर दिया। आज मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों में एक मेंबर भी ओबीसी वर्ग से नहीं। जो भी मेंबर जीत के आए हैं वो सवर्ण जनरल सीट से जीत के आए। लेकिन सरकार ने तो डाटा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में भी जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, पंचायत के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार ने कहा था कि हमने बिछड़ा आयोग बनाया है, बाकायदा डाटा दिया है और उस हिसाब से फिर चुनाव कराया उन्होंने। आयोग बनाने से संवैधानिक अधिकार क्या ओबीसी को मिल गया? सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ना? बिल्कुल नहीं। आप उठा के देखें, पंचायत मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण है ही नहीं, पंचायती राज में 0%। तो फिर आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया जब मामला कोर्ट सब जुडिस था, कोर्ट में था और उन्हें सरकार ने डाटा दिया कि हम उस हिसाब से जितनी क्वांटिफाई हमारी आबादी उस हिसाब से हम टिकटें जारी कर रहे हैं? सरकारें मानती हैं क्या? हम तो आज भी मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, हम तो पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। ओबीसी विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने आज भी देखिए जातिगत जनगणना कराने की दबाव में घोषणा तो की, लेकिन आज भी जनगणना चल रही है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं चल रही। और उसका एकमात्र कारण कि इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को उसको जनसंख्या के आधार पर अधिकार ना मिले, इसलिए जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही। दो चीज है, मैं जोड़ लेता हूं उसी में। एक तो ओबीसी की आपने मुद्दा छेड़ दिया जी, तो क्या इस चुनाव में ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के बहुमत के हिसाब से जो डाटा है 51% कुछ दशमलव मध्य प्रदेश की आबादी, आधी से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है, तो उस हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी टिकट जारी करेगी? देखिए, ये तो मेरा निर्णय नहीं होता, मैं तो एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ। ये सारे निर्णय हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यदि जाने तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आप बिछिया जीत जाते हैं, निवास जीत जाते हैं, प्रत्याशी निवास में आपने पिछली बार बदल किया था फिर भी आप जीते। मंडला आप कई विधानसभाओं से नहीं जीत पा रहे हैं, इसका मतलब ये मान लीजिए कि मंडला में विकास हो रहा है, बाकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अभी कहा कि चुनाव का जीत हार का विकास से कोई संबंध नहीं है, व्यवस्था से जीत हार होती है, तकनीकी तरीके से जीत हार होती है, से जीत हार। दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता। नहीं, दिग्विजय सिंह ने वह नहीं बोला था। दिग्विजय सिंह की हमेशा उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। दिग्विजय सिंह ने तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया था। उन्होंने तो सत्ता हाथ में आम जनता के हाथ में दी थी, और उन्हीं का है कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट जो संविधान का जो 73वां अनुच्छेद वो संशोधन वो पहली बार पूरे भारत में मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। 2026 में यदि मंडला जिले का परिसमन होना था, अगर परिसमन हुआ तो मंडला सीट अनारक्षित होगी, इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, मांग बढ़ रही है, आप लोग का क्या रुख रहेगा इसमें? देखिए, हमारा व्यक्तिगत मत यह है कि सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि मंडला, देखिए मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, कोई सवर्ण वर्ग से आता है, कोई अनुसूचित जाति का है, कोई अनुसूचित जनजाति का है। यदि हम मंडला में जन्म हमारा हुआ है तो
यहाँ का जो कल्चर है वो हमारे अंदर समाहित है। जिस तरह से आदिवासियों का पालन पोषण हुआ है उसी तरह से मेरा पालन पोषण हुआ है। तो यदि मैं अधिसूचित क्षेत्र में रहता हूं तो अधिसूचित क्षेत्र की शासन से जितनी भी योजनाएं आती हैं, यदि एक आदिवासी को मिलती है, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मिलती है, तो मुझे और सवर्ण वर्ग को भी वह सुविधाएं मिलना चाहिए यदि हम ऐसे जिले में रहते हैं जो अधिसूचित है। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग को मिल जाए, चूंकि हम पले बड़े तो यही हैं। यदि आदिवासी चावल को भात बोल रहा है तो मैं भी तो भात ही बोल रहा हूं ना। मैं चूंकि उस कल्चर में पढ़ा हुआ हूं। कलेश तो नहीं यदि होगा उसको आदिवासी बाहुल्य जिला है, कलेश तो नहीं होगा इस चीज में यदि होता है तो जी। यदि आदिवासी बाहुल्य जिला है मंडला, यदि मंडला को अनारक्षित कर दिया जाता है, जनरल किया जाता है, तो क्या एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस पार्टी भी इस बात को? देखिए, उसका कॉन्सेप्ट एक अलग है संविधान में। मंडला में यदि आदिवासी बहुसंख्यक हैं, उसका जो परिसीमन जब होता है ना, तो उस परिसीमन में जिस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक, उस हिसाब से उसको आरक्षण प्रदान किया जाता है। यदि मंडला की सीट में सवर्ण और ओबीसी की जनसंख्या बहुसंख्यक होती है और वो शासन की उस संवैधानिक प्रक्रिया की उस कैटेगरी में नहीं आता, तो वो सवर्ण होगी और जनरल होगी और उसको स्वीकार किए जाने योग्य है। यदि संवैधानिक कोई प्रक्रिया होता है तो उसको ना मैं नकार सकता ना कोई नकार सकता, वो तो स्वीकृति है। बिल्कुल सही बात है। यदि परिसीमन हुआ और उस क्षेत्र से आबादी है तो आरक्षित होगी तो उसको कोई नकार नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज़ 24 की पूरी टीम का।